हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छा है, पढ़ाई को अच्छे से कंटिन्यू कर रहे हैं। मैं हूं प्रशांत माहेश्वरी और फन विद फिजिक्स यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो क्लास में हम नेक्स्ट चैप्टर को चालू कर रहे हैं, दैट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। लास्ट वाले चैप्टर के एक आध न्यूमेरिकल मैं आपको और करवाऊंगा, वो बीच में आते जाएंगे, लेकिन इस चैप्टर को मैं चालू कर देता हूं। एक बात और है, ये चैप्टर बहुत बढ़िया है, लॉट ऑफ कॉन्सेप्ट हैं, बहुत सारे न्यूमेरिकल हैं, तो जितनी ज्यादा आप खुद प्रैक्टिस करेंगे न्यूमेरिकल्स की, वैरायटी ऑफ न्यूमेरिकल्स की, उतना आपके लिए अच्छा होगा। आप चाहे तो मेरे से न्यूमेरिकल ले सकते हैं, मैं हर एक वीडियो के बाद में कुछ ना कुछ न्यूमेरिकल आपको जरूर दूंगा, वो आप सॉल्व करते रहिएगा। हाँ, जितने ज्यादा बच्चों तक हम ये वीडियो पहुंचा पाए, मतलब आप इस वीडियो को, अगर आपको ये चैनल से पढ़ना समझना सही लग रहा है तो प्लीज जितना हो सके इसे शेयर कीजिए, क्योंकि जितने ज्यादा बच्चों तक हम पहुंचा पाए तो जिस मिशन को लेकर के चल रहे हैं वो मिशन सक्सीड हो पाएगा। मैं ये चाहता हूं कि नीट की फिजिक्स तो बच्चों को आसानी से क्लियर हो जाए, आईआईटी मेंस की फिजिक्स जो है वो 12th के साथ में आसानी से क्लियर हो जाए। तो जब आप निकलें या फिर किसी भी कोचिंग के अंदर ज्वाइन करें तो आपका बेस इतना मजबूत हो कि आप पहले ही साल में जो भी एग्जाम आप दे रहे हैं, आईआईटी की या फिर नीट की, वो आप क्लियर कर जाएं आसानी से। और मैं चाहूंगा कि आप 12th के साथ में ही क्लियर कर जाएं। नीट और आईआईटी मेंस तो आप डेफिनेटली 12th के साथ में ही क्लियर कर जाएंगे। बस छोटे छोटे कॉन्सेप्ट, ज्यादा हायर लेवल पे मत जाओ यार। जितने बहुत ऐसे टिपिकल क्वेश्चन करने चालू कर दोगे उतना आपके लिए दिक्कत है। जो सिंपल एनसीईआरटी पैटर्न है उसको फॉलो करो। एनसीईआरटी में अगर ये कॉन्सेप्ट है तो उसके न्यूमेरिकल कर लो, ठीक है। तो अगर ये काम कर लिया ना बच्चों, मेरा दावा है आप आसानी से नीट क्लियर कर लोगे, आप आसानी से आईआईटी मेंस क्लियर कर लोगे। चलिए वीडियो को चालू करते हैं। चलिए हमारा पहला टॉपिक चालू करते हैं। टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब विद्युत विभव एवं विभवांतर। देखो, इससे पहले हम इस टॉपिक के ऊपर आए, पहले हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर लेते हैं, क्योंकि ये टॉपिक इलेक्ट्रिक फील्ड से लेना देना रखता है। देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अभी तक आपने जो पढ़ी होगी वो है पॉजिटिव टू नेगेटिव। हम नॉर्मली इसी तरीके से न्यूमेरिकल करते हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड को बोलते हैं पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर जा रहा है, ठीक है। वहां पे पॉजिटिव का मतलब क्या था हमारा, एग्जैक्टली समझिए। जब हम बोलते हैं पॉजिटिव, मतलब पॉजिटिव पोटेंशियल, हायर पोटेंशियल, उच्च विभव, ठीक है। तो हम ये समझते हैं कि जब हम बोल रहे हैं पॉजिटिव टू नेगेटिव तो हमें ये पता है कि हम यहां पर हायर पोटेंशियल की बात कर रहे हैं, उच्च विभव की बात कर रहे हैं। और जब हम बोल रहे हैं नेगेटिव पोटेंशियल तो हम बोल रहे हैं लोअर पोटेंशियल, नेगेटिव पोटेंशियल की बात कर रहे हैं, लोअर पोटेंशियल की बात कर रहे हैं। तो एग्जैक्ट जो डायरेक्शन होता है बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड का, वो होता है हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल होता है, ठीक है। ये बात ध्यान में रखना। एक एग्जांपल से अगर मैं समझाऊं तो मैं इस इलेक्ट्रिक फील्ड को कुछ ऐसा देख सकता हूं कि शायद यहां पर प्लस का 5 वोल्ट है और यहां पर प्लस का 2 वोल्ट है। तो ये हायर पोटेंशियल है, ये डेफिनेटली लोअर पोटेंशियल है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हायर टू लोअर पोटेंशियल की तरफ जा रहा होगा, ठीक है। तो ये बात हमेशा ध्यान में रखना। लेकिन यहां पे ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है, ठीक है, माइनस का नहीं है, ठीक है। जबकि आपके इनिशियल फिनोमेना के अकॉर्डिंग ये माइनस का होना चाहिए था। तो एग्जैक्ट तरीका क्या है डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड देखने का, वो है हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, ठीक है। ये बात, ये सिंपल सा पॉइंट था लेकिन समझ में आया होगा, ठीक है। चलो, अगर ऐसा है हमारे पास में और हम इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी पॉजिटिव चार्ज को रख देते हैं, किसी भी पॉजिटिव चार्ज को रख दिया, ठीक है, तो क्या होगा बच्चों, वो पॉजिटिव चार्ज कहां की ओर जाएगा, राइट हैंड साइड की तरफ जाएगा या लेफ्ट हैंड साइड की तरफ जाएगा, बताएगा। जल्दी से बताएं कि ये कहां की ओर जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में या इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में। कहां की ओर, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ये फोर्स फील करेगा। कहां की ओर, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में। हमेशा पॉजिटिव चार्ज के ऊपर जो फोर्स लगता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में लगता है, और नेगेटिव चार्ज होता तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स फील करता। F = QE आप सभी ने पढ़ रखा है ना। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो प्लस का QE लिखते थे, और अगर नेगेटिव चार्ज होता तो माइनस का QE लिखते थे। वो माइनस बता रहे इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हो आप, ठीक है। तो ये पॉजिटिव चार्ज के लिए, ये नेगेटिव चार्ज के लिए, दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है। चलिए, तो इसके ऊपर लगने वाला फोर्स एग्जैक्टली इस तरफ होता, इलेक्ट्रिकल फोर्स, ठीक है। तो ये आसानी से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में चला जाता, आपको कोई फोर्स लगाने की जरूरत नहीं है, ये खुद का खुद कहां जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के अंदर खुद ही मूव करने लगेगा। लेकिन अगर मैं चाहूं कि इस पॉजिटिव चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में लेकर के आ जाऊं, है ना, ये इसका इनिशियल लोकेशन हो गया और ये इसका फाइनल लोकेशन हो गया,
ठीक है, और आप लेकर के आ रहे हो इनिशियल टू फाइनल की ओर। क्या करना पड़ेगा, आपको इलेक्ट्रिक फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में एक एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा, तभी जाकर के तो आएगा, तभी जाकर के तो आएगा। ठीक है, तो आप क्या कर रहे हैं, एक एक्सटर्नल फोर्स, खुद का फोर्स लगाना पड़ेगा भैया इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में, अपने आप नहीं आने वाला। ठीक है, तो आपने क्या किया, एक एक्सटर्नल फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगाया और उसको यहां तक पहुंचाया। तो कहने का मतलब ये है कि किसी भी पॉजिटिव चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करवाना है तो आपको एक्सटर्नल फोर्स लगाना ही पड़ेगा। इस बात को हमेशा ध्यान में रखिएगा। ठीक है, और अगर मैं इस चीज को थोड़ा सा समझता हूं तो फिर ये चीज कैसे देखी जाएगी, तो हम बोलेंगे कि ये यहां पर पोटेंशियल एनर्जी के चेंज को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहां पर इसकी कुछ और पोटेंशियल एनर्जी होगी, यहां पर कुछ और पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो आप जो वर्क डन कर रहे हैं वो वर्क डन चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी को रिप्रेजेंट करना चाहिए। ठीक है, किसको रिप्रेजेंट करना चाहिए, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी को रिप्रेजेंट करना चाहिए। इस बात को ध्यान रखिएगा। अभी मैं इस टॉपिक के ऊपर एग्जैक्ट तरीके से नहीं आ रहा हूं, हम इस टॉपिक को आगे बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे जहां हमारे पास में पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अभी आप सिर्फ इतना समझिएगा कि आपको एक्सटर्नल वर्क करना पड़ता है, ये बात तो क्लियर है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं। ये जो आप एक्सटर्नल वर्क करते हैं, टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाइड लगा रहा हूं, ये टेस्ट चार्ज मान लीजिएगा, इसको आप टेस्ट पॉजिटिव चार्ज मानिएगा। तो किसी भी पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में जो वर्क डन करना पड़ता है बच्चों, वो वर्क डन इन दोनों पॉइंट्स के मिड के पोटेंशियल डिफरेंस को इंडिकेट करता है। ये बात ध्यान में रखिएगा। अब खास बात समझिए, जब मैं इस वर्क की बात कर रहा हूं, थोड़ा समझना, जब मैं इस वर्क की बात कर रहा हूं तो मैं ये बोल रहा हूं कि मेरा चार्ज एक्सेलरेट नहीं हो रहा है, एक्सेलरेशन उसका कितना है, 0 है। अब इस चीज को थोड़ा सा समझिए। आप बोलोगे सर फोर्स लगाएंगे तो एक्सेलरेशन तो आएगा, नहीं भैया, नेट फोर्स 0 होना चाहिए। उस चार्ज के ऊपर नेट फोर्स क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। मतलब जब आप उसे मूव कर रहे हैं तो मूव करते टाइम हर एक पॉइंट पर आपके थ्रू लगाया गया एक्सटर्नल फोर्स इतना होना चाहिए कि उसकी वैल्यू किसके बराबर हो, इलेक्ट्रिकल फोर्स के बराबर हो। इलेक्ट्रिकल फोर्स इस तरफ है, आपका एफ एक्सटर्नल इस तरफ है, दोनों को जब आप वेक्टर सम करेंगे तो वो 0 होना चाहिए, वेक्टर सम, है ना। इसका मतलब इन दोनों की वैल्यू सेम है, डायरेक्शन अपोजिट है, तो नेट फोर्स 0 होगा। नेट फोर्स 0 होगा तो एक्सेलरेशन भी 0 होगा। इस बात को ध्यान में रखिएगा, ये दिमाग में रहेगा। चलिए, तो एक्सेलरेशन नहीं है, ठीक है, चार्ज के पास में कोई एक्सेलरेशन नहीं है, तो इस चीज को हम ध्यान में रखते हैं। तो किसी भी पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लाने में जो वर्क डन करना पड़ता है, दैट वर्क डन इज नोन एज पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दोस टू पॉइंट्स। उन दोनों बिंदुओं के मध्य विभवांतर को रिप्रेजेंट करेगा, है ना, वो किया गया कार्य। ठीक है, तो अपन इस चीज को कुछ ऐसा लिखते हैं। क्या भैया, हमने बोला कि पोटेंशियल डिफरेंस डेल वी, पोटेंशियल डिफरेंस को डेल वी से रिप्रेजेंट किया गया, इज इक्वल्स टू वर्क डन। वो किसके बराबर है, वर्क डन के बराबर है। लेकिन किससे, आप टेस्ट चार्ज की बात कर रहे हैं, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यहां पर ये डिवाइड लगता है किसका, क्यू का। इसको आप कुछ ऐसा समझिए, हम बोल रहे हैं कि किसी क्यू नॉट चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव करने में वर्क किया आपने डब्ल्यू। ठीक है, और आप उसे कहां से कहां की ओर मूव कर रहे हैं, इनिशियल से फाइनल लोकेशन की ओर मूव कर रहे हैं। ठीक, तो यूनिट टेस्ट चार्ज को मूव करने में कितना वर्क डन करना पड़ेगा, आंसर है इनिशियल से फाइनल लोकेशन में आपने उसे मूव करवाया, डिवाइडेड बाय क्यू नॉट। यही जो वर्क डन है, यही वर्क डन क्या है बच्चों, उन दोनों पॉइंट्स के मिड का पोटेंशियल डिफरेंस है। दिमाग में रहेगा, क्लियर हुआ। तो पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला समझिएगा, वर्क डन इनिशियल से फाइनल पॉइंट तक ले जाने में डिवाइडेड बाय क्या बच्चों, क्यू नॉट। ठीक है, क्लियर हुआ। बहुत सारी बुक्स में या फिर मैं नॉर्मली जब भी करवाता हूं तो मैं बोलता हूं ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। उस केस में हम लिखते हैं वर्क डन इन मूविंग चार्ज फ्रॉम ए टू बी
डिवाइडेड बाय क्यू नॉट। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसमें कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो पोटेंशियल डिफरेंस समझ में आया क्या? एक तरीके का वर्क ही है, ठीक है। और वो वर्क भी इस तरीके से हो रहा है कि चार्ज एक्सिलरेट नहीं हो रहा है, एक्सिलरेशन जीरो है। तो डेफिनेशन लिखिए सबसे पहले पोटेंशियल डिफरेंस की। सबसे पहले पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन लिखिए, विद्युत विभवांतर की डेफिनेशन लिखिए। द वर्क डन इन मूविंग यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज into the opposite direction of electric field is known as potential difference between those 2 points। ठीक है, वापस से रिपीट कर देता हूं। The work done in moving a unit positive test charge from one point to another point into the opposite direction of electric field is known as potential difference between those 2 points। ठीक है, किसी एकांक विद्युत आवेश को विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक मूव करवाने में, स्थानांतरित कराने में किया गया कार्य ही उन दोनों बिंदुओं के मध्य विद्युत विभवांतर को प्रदर्शित करता है। ठीक है, चलिए ये क्लियर हुआ, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब यहां पर थोड़ा सा आगे चलते हैं। क्या भाई, हमें इसका यूनिट पता होना चाहिए कि इसका ऐसा यूनिट क्या है। तो हमने बोला इसका SI यूनिट, समझिएगा। यूनिट मतलब मात्रक होता है बच्चों। वर्क का मात्रक, कार्य का मात्रक आप सभी को पता होगा, जूल होता है। और आवेश, चार्ज का मात्रक होता है कूलाम। ठीक है, तो जूल पर कूलाम इसका क्या है, ऐसा यूनिट है। इस बात को ध्यान में रखें, जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं वोल्ट के थ्रू। किसके थ्रू? वोल्ट के थ्रू, कैपिटल V से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो विद्युत विभवांतर का मात्रक या तो जूल पर कूलाम लिखें, बिल्कुल सही है, या फिर आप वोल्ट लिख लीजिए, ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है, इसके बाद में हम देखते हैं कि इसका डायमेंशन क्या होगी। डायमेंशन थोड़ा सा आगे चलते हैं। डायमेंशन के लिए हमें वर्क की डायमेंशन पता होनी चाहिए। वर्क थोड़ा सा साइड में रफ वर्क कर लो आप। ठीक है, वर्क होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स M1 L1 T-2, डिस्प्लेसमेंट L1। तो अगर मैं टोटल देखता हूं तो इट विल बी M1 L2 T-2। बताओ यही होगा क्या? दैट इज वर्क। ठीक है, और उसमें डिवाइड लग रहा है चार्ज का। उसमें डिवाइड किसका लग रहा है? चार्ज का। चार्ज इज A1 T1 बच्चों। ठीक है, तो अब इस पूरे को मिक्स करो। पूरे को मिक्स करोगे तो आपको डायमेंशन मिलेगी M1। ठीक है, L देखो L2 आएगा, फिर T देखो, ये T ऊपर जाएगा तो T की पावर -3 हो जाएगा। फिर A देखो, A ऊपर जाएगा तो A की पावर -1 हो जाएगा। ठीक है, दैट इज द डायमेंशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, है ना। M1 L2 T-3 A-1, ये निकालना आना चाहिए। मेथड आपको पता होना चाहिए। याद किसी को नहीं रहती है यार, इतने सारे फॉर्मूलाज है, कैसे याद रहेगी। ठीक है, तो आपको निकालना आना चाहिए। ठीक, चलिए, तो डायमेंशन हो गया। कैसी क्वांटिटी है पोटेंशियल डिफरेंस? कैसी क्वांटिटी है? इट इज एन स्केलर क्वांटिटी। क्यों स्केलर कैसे है? हाँ, अदिश कैसे? तो आप फॉर्मूला अगर आप समझेंगे तो हमने लिखा W डिवाइडेड बाय Q, या W डिवाइडेड बाय Q नॉट, या WAB डिवाइडेड बाय Q नॉट, जो भी देखो W बाय Q है। ठीक है, ऊपर वर्क स्केलर है, अदिश है, नीचे चार्ज, ये भी अदिश है। अदिश में अदिश का डिवाइड लगाओगे, स्केलर में स्केलर का डिवाइड लगाओगे तो स्केलर ही आएगा, अदिश ही आएगा। तो जब इस क्वांटिटी की बात की जाए तो इस क्वांटिटी को आप समझिएगा, दिस क्वांटिटी इज स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, अदिश राशि है। कैसी राशि है? ये अदिश राशि है। डन हुआ, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलो थोड़ा सा और आगे चलते हैं। एक्सेलरेशन 0 है, ये हमें पता होना चाहिए। अब यहां पर ये जो वर्क डन है, क्या ये पाथ पर डिपेंड करता है? ये सोचने वाली बात है। चलो इसको भी मैं देख लेता हूं। कैसे? अगर मैं इस चार्ज को, एक बार तो मैं ऐसे लेकर के आया, अगर मैं इस चार्ज को ऐसा लेकर के आता, अगर मैं इस चार्ज को ऐसा लेकर के आता, अगर मैं इस चार्ज को ऐसा लेकर के आता, अलग अलग पाथ है। इसमें मान लो W1 है, ये W2 मान लीजिए, ये W3 मान लीजिए, ये W4 मान लीजिए। ठीक है, हर एक केस में मैंने अभी रिप्रेजेंटेशन अलग अलग दिया है वर्क का, W1 W2 W3 W4। क्या ये वर्क सेम है या डिफरेंट है? इसका क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूं, आपको आंसर पता होना चाहिए। पता है या नहीं है? पता होगा। कैसे? मैं बताता हूं।
आप सभी ने जब इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा होगा, चैप्टर नंबर फर्स्ट ये है, इसके अंदर हमने बोला था इलेक्ट्रिक फील्ड इज एन कंजर्वेटिव फील्ड, इज अ कंजर्वेटिव फील्ड, है ना। ये एक संरक्षी क्षेत्र है। कैसा क्षेत्र है? संरक्षी क्षेत्र है। और संरक्षी क्षेत्र में किसी भी बिंदु को या किसी भी पार्टिकल को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में जो वर्क किया जाता है वो पाथ पर डिपेंड नहीं करता है। इस बात को हमेशा ध्यान में रखिएगा। इसका मतलब मैं ये जो वर्क कर रहा हूं, मैं चाहे कोई से ही पाथ से चार्ज को लेकर के आऊं, कोई सा भी पाथ चूज करो, हर बार वर्क सेम होने वाला है। रीजन है इलेक्ट्रिक फील्ड का कंजर्वेटिव होना। ठीक है, कंजर्वेटिव फील्ड के अंदर हमेशा वर्क डन पाथ पे डिपेंड नहीं करता। इसका मतलब ग्रेविटेशनल फील्ड में भी ये पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा। इस बात को हमेशा ध्यान में रखें। ठीक है, तो ये बात ध्यान में रखिएगा। ये पूछा जाता है, ये क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि यहां वाले पाथ से हम लेकर के आए तो वर्क डन किया हमने 2 जूल, तो इस वाले पाथ से कितना वर्क करना पड़ेगा, कम या ज्यादा? तो आप देखोगे यार ये पाथ तो थोड़ा सा कम है तो वर्क थोड़ा सा कम होगा। नहीं भैया, ऐसा कैसे हो सकता है? कंजर्वेटिव फील्ड तो वर्क जो है वो पाथ पे डिपेंड नहीं करता, इंडिपेंडेंट ऑन पाथ है। ये बात ध्यान में रखिएगा। तो अगर इससे 2 जूल वर्क है तो इससे भी 2 जूल होगा, इससे भी 2 जूल होगा, इससे भी 2 जूल होगा। एक और खास बात बताता हूं, कंजर्वेटिव फील्ड की ही बात बताता हूं। ठीक है, इस चार्ज को यहां से लिया, यहां पर लेकर के आए और घुमा करके यहां पर ले गए, वापस से जहां से चालू किया उसी पॉइंट पे ले जाकर के वापस से रख दिया, तो फिर वर्क डन कितना होगा? कंजर्वेटिव फील्ड का ही यूज करो, संरक्षित क्षेत्र का ही प्रॉपर्टी यूज करो। किसी भी कण को एक पूरा चक्कर लगाने में किया गया कार्य शून्य होता है। द वर्क डन इन मूविंग अ पॉइंट और अ पार्टिकल इन अ सर्कुलर पाथ विल बी 0। और सर्कुलर की जगह कोई भी क्लोज्ड पाथ में मूव करवाने में जितना वर्क डन होता है वो 0 होता है। ठीक है, तो अगर इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम है और आप बोल रहे हैं कि यहां से लेकर यहां तक 2 जूल वर्क कर रहे हैं, तो यहां से उल्टा लेकर के जा रहा हूं, यहां से यहां तक ले जाने में आपने माइनस का 2 जूल वर्क किया होगा, तभी जाकर के टोटल वर्क डन कितना बैठा होगा? 0 बैठा होगा। बात समझ में आई क्या? तो ये दोनों चीजें ध्यान में रखिएगा, पाथ इंडिपेंडेंट है और एक पूरे क्लोज लूप के अंदर चार्ज को मूव करवाने में वर्क डन 0 होता है। इसका मतलब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में अगर एक वर्क पॉजिटिव है तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में ले जाने में वही वर्क नेगेटिव देखा जाना चाहिए। इस बात को ध्यान में रखेंगे हम, ये दिमाग में रहेगा सभी को। थैंक यू। चलिए, तो ये सारी चीजें दिमाग में रहेंगी, है ना। हमने बहुत सारा कॉन्सेप्ट एक साथ पढ़ लिया यार। ठीक है, ये था पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, ये अभी तक हमने क्या बात करी? पोटेंशियल डिफरेंस की। पोटेंशियल डिफरेंस में क्या खास बात होती है? आपका जो चार्ज होता है, टेस्ट चार्ज जिसकी हम बात करते हैं, वो टेस्ट चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड में ही मूव कर रहा है। कहां मूव कर रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड में ही मूव कर रहा है। लेकिन अगर मैं बोलूं कि अगर मेरा टेस्ट चार्ज इनफाइनाइट पर हो, कहां पर हो? इनफाइनाइट पर हो, तो इनफाइनाइट से उसी टेस्ट चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी भी पॉइंट तक लाने में, इनफाइनाइट से, सॉरी ये 0 लिख दिया, इनफाइनाइट लिखना चाहिए था। इनफाइनाइट से किसी भी टेस्ट चार्ज को आप इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी पॉइंट तक लाने में जितना वर्क डन करते हैं, दैट वर्क डन इज नोन एज पोटेंशियल एट दैट पॉइंट। वो क्या होता है? उस बिंदु पर विभव बताता है ना। किसी भी एकांक परीक्षण आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य उस बिंदु पर विद्युत विभव को प्रदर्शित करता है। ठीक है, तो ये बात थोड़ा सा समझते हैं। ठीक, कैसे? हमने बोला, अभी समझना, हमने बोला डेल V इज इक्वल्स टू WI इनफाइनाइट, सॉरी फाइनल डिवाइडेड बाय Q0। यही तो लिखा था इनिशियल से फाइनल पॉइंट तक लाने में। अब मैं बोल रहा हूं मेरा इनिशियल पॉइंट इनफाइनाइट पर है। कहां पर है? इनफाइनाइट पर है। तो फिर मैं डेल W को क्या लिखूंगा? डेल W होता है फाइनल पॉइंट का पोटेंशियल माइनस इनिशियल पॉइंट का पोटेंशियल। ये बात ध्यान में रखना। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? फाइनल पॉइंट का पोटेंशियल माइनस इनिशियल पॉइंट का पोटेंशियल इज इक्वल्स टू WIF डिवाइडेड बाय Q0। हाँ, चलो एक और बात है, एक और बात है। क्या भाई? अगर ये वर्क जो है वो पाथ इंडिपेंडेंट है, पाथ पे डिपेंड नहीं करता, निर्भर नहीं करता, तो फिर किसके ऊपर निर्भर कर रहा है? वो निर्भर कर रहा है अंतिम और प्रारंभिक बिंदु के विभव पर। इनिशियल और फाइनल पॉइंट के पोटेंशियल पे वो वर्क डन डिपेंड करता है। बीच में दुनिया में कोई रमण हो उसको कोई मतलब नहीं है।
ठीक है, चलो अब अपन बात करते हैं पोटेंशियल की। पोटेंशियल में हमारा पॉइंट जो है, शुरुआती पॉइंट जो है वो इनफाइनाइट पे जाना चाहिए। तो अगर मैं इसे ऐसा लिखूं, इनफाइनाइट पे चला गया, और आप इनफाइनाइट से कहां लेकर के आ रहे हैं, फाइनल पॉइंट तक लेकर के आ रहे हैं। यही तो होगा फॉर्मूला, इसी तरीके से तो चेंज होना चाहिए। ठीक है, चलो अगर ऐसा चेंज हो रहा है आपका फॉर्मूला, तो ये बात ध्यान में रखना, अनंत पर विद्युत विभव पोटेंशियल एट इनफाइनाइट हमेशा जीरो होता है, इसीलिए हम इनफाइनाइट को चूज करते हैं। ठीक है, इनफाइनाइट को स्टैंडर्ड पॉइंट क्यों चूज किया जाता है, क्योंकि हम ये मान करके चलते हैं कि वहां पर स्थितिज ऊर्जा भी जीरो है, वहां पर विद्युत विभव भी जीरो है। ठीक है, इसलिए ये बात ध्यान में रखना, यहां पर ये जो v इनफाइनाइट है इसका वैल्यू जीरो होगा। ठीक, चलो अगर इसका वैल्यू जीरो, तो फिर आप तो इसी पॉइंट पे लेकर के आ रहे थे, तो इस पॉइंट का पोटेंशियल, सिंगल पॉइंट का पोटेंशियल मिल गया आपको। इनफाइनाइट से उस पॉइंट पे ले जाने में जो वर्क हुआ डिवाइडेड बाय चार्ज, टेस्ट चार्ज जिसको आपने मूव करवाया था। ठीक है, ये बात तो दिमाग में रहेगा नहीं रहेगा? चलो, तो उम्मीद करता हूं ये चीज आपको समझ में आई होगी। बहुत सारे बच्चे जो हैं वो ये भी बोलते हैं कि फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ये जो पोटेंशियल है वो टेस्ट चार्ज पे डिपेंड कर जा रहा है, फॉर्मूले में आ रहा है इसलिए बच्चे बोल जाते हैं। ठीक है, नहीं बच्चों, टेस्ट चार्ज के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, ये हमारे पास में एक रिप्रेजेंटेशन है इस चीज का। ठीक, तो इस बात को ध्यान रखिएगा, टेस्ट चार्ज के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, पोटेंशियल जो है वो वर्क और पाथ इंडिपेंडेंट होता है, इस चीज को भी ध्यान में रखेंगे। ठीक है, ये दिमाग में रहेगा। सेम वापस से मैं डेफिनेशन को रिपीट कर रहा हूं, द वर्क डन इन मूविंग यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट टू एनी पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज नोन एज पोटेंशियल एट दैट पॉइंट। ठीक है, किसी भी एकांक विद्युत आवेश को, परीक्षण आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य उस बिंदु पर विद्युत विभव को प्रदर्शित करता है। ठीक, अब सारी रामायण सेम है क्या? इसका जो मात्रक था, इसका जो यूनिट था वो वोल्ट ही है, इसकी जो डायमेंशन है वो m1 l2 t-3 a-1 ही है, ये भी एक स्केलर क्वांटिटी है, दिमाग में रहेगा। चलो चलिए नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं बच्चों। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, मतलब किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव हमें देखना है। अभी तक हम ये देख चुके हैं बच्चों कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये मान लिया जाए, ठीक है, पहले फॉर्मूला समझिए, हम पहले फॉर्मूला बना रहे हैं, उसके बाद में डेरिवेशन कर लेंगे। ठीक है, फॉर्मूला मतलब बेसिक आइडिया अपन लेकर के आ रहे हैं। तो अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है, हमारे पास में जो पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है वो यहां पर है, मान लीजिए ये लोकेशन, इसे इनिशियल बोल देता हूं मैं। ठीक है, और हम इस चार्ज को इस पॉइंट से, इनिशियल से फाइनल तक लेकर के आ रहे हैं, इस तरफ फोर्स लगा करके। ठीक है, तो हमें यह पता होना चाहिए कि इस टेस्ट चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड कहां की ओर फोर्स लगा रहा है, जो हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ ही तो फोर्स लगा रहा है, और हमने जो फोर्स लगाया है F एक्सटर्नल वो इस तरफ काम कर रहा है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में काम कर रहे हैं। तो मैं ये कह सकता हूं कि अगर F एक्सटर्नल और F इलेक्ट्रिकल दोनों मैग्नीट्यूड में बराबर है, इक्वल वैल्यू के हैं, अगर ये 3 न्यूटन का है तो ये भी 3 न्यूटन का है, और अगर मैं इनका वेक्टर रिप्रेजेंटेशन दूं तो ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट वेक्टर हैं। अपोजिट वेक्टर को कुछ ऐसा लिखा जाता है, आप सभी को पता है। ठीक है, चलिए हम इसे इनिशियल से फाइनल लोकेशन पर लेकर के आए। तो हमारा जो पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला है, पोटेंशियल डिफरेंस V किसके बीच में, I और F के बीच में, इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच में, जिसे आप लिख सकते हैं V फाइनल माइनस V इनिशियल, ऐसा लिख सकते हैं ना। इसका फॉर्मूला अपन ने पढ़ा था, W इनिशियल से फाइनल तक ले जाने में उस चार्ज को जितना हमने वर्क किया है डिवाइडेड बाय Q नॉट, वो टेस्ट चार्ज जो हमने दिया था उसका हमने डिवाइड लिया है। ठीक है, यही काम कर रहे थे। थोड़ा सा इसको समझिए कि ये W है क्या, ये W है हमारे थ्रू वर्क डन, है ना, हम ही तो फोर्स लगा करके इधर लेकर के गए हैं। ठीक है, तो हमने जो वर्क किया है उसकी बात की जा रही। अब इस W को जब मैं समझता हूं तो आप सभी ने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, वर्क इज इक्वल्स टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो मैं यहां पे लिख देता हूं फोर्स F एक्सटर्नल, और यहां से लेकर यहां तक का डिस्प्लेसमेंट dl मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? dl।
तो ये डॉट लगा दिया, एफ एक्सटर्नल डॉट डीएल डिवाइडेड बाय क्या बच्चों, क्यू नॉट। बताओ भाई ऐसा लिख सकता है नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं ना बच्चों। चलो आगे देखो, एफ एक्सटर्नल को अगर मैं रिप्रेजेंट करता हूं किससे, एफ ई से, ठीक है, तो मैं माइनस का एफ ई लिखूंगा, ये बात तो सही है, ठीक है। तो हमने इसे लिखा माइनस का एफ ई डॉट डीएल। बताओ इसमें कोई दिक्कत है क्या, डिवाइडेड बाय क्यू नॉट। और अगर आप ये सब देख पा रहे हैं और आपको पता चल रहा है तो एक चीज आपको समझ में आ गई होगी, इलेक्ट्रिकल फोर्स डिवाइडेड बाय टेस्ट चार्ज। अरे बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला पढ़ा था क्या, एफ डिवाइडेड बाय क्यू नॉट लिखा करते थे, वहां एफ इलेक्ट्रिकली हुआ करता था, है ना, विद्युत क्षेत्र के कारण लगने वाला बल डिवाइडेड बाय आवेश, ठीक है। तो ये वापस से यही आ रहा है और इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लिख सकते हैं ना। तो मैं वही काम कर रहा हूं। तो हमारा जो फॉर्मूला बनेगा पोटेंशियल डिफरेंस का, ये पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला है भैया, क्या भैया, इसकी जगह आप इलेक्ट्रिक फील्ड लिखेंगे, डॉट क्या, डीएल, और यहां पर किसका साइन, माइनस का, ठीक है। और आप बहुत सारे छोटे छोटे डीएल एलिमेंट लेकर के काम कर रहे हैं, तो फिर आप यहां पर इंटीग्रेशन भी लगाएंगे और आप बोलेंगे कि आई से लेकर कहां तक, एफ तक हम काम कर रहे हैं। ये बात समझ में आई, ठीक है। अगर मेरे को ये तो है पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला, है ना, विभवांतर का फॉर्मूला, किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य विभवांतर क्या होता है, माइनस का ई डॉट डीएल, मतलब लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, नेगेटिव लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये बात ध्यान में रखिएगा, विद्युत क्षेत्र का रेखीय समाकलन, वो भी कैसा, ऋणात्मक, किसको प्रदर्शित करता है, विभवांतर को प्रदर्शित करता है, ठीक है। अब अगर मेरे को सिर्फ और सिर्फ विद्युत विभव देखना हो, है ना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल देखना हो, तो फिर मैं क्या करूंगा, तो हम बोल रहे हैं जब भी आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल देखना होता है तो आप बोलते हो कि आपका जो टेस्ट चार्ज है वो इनफाइनाइट से आता है उस पॉइंट तक, यही तो बात करते हैं, ठीक है। अगर इनफाइनाइट से आ रहा है तो इनिशियल पॉइंट जो है वो कहां पर जा चुका है, इनफाइनाइट पर जा चुका है, ठीक है। ये बात तो उस केस में जब आपको सिर्फ और सिर्फ पोटेंशियल देखना हो फाइनल पॉइंट के ऊपर, तो इनिशियल आपका इनफाइनाइट पर चला जाएगा, तो हम बोलेंगे कि यही फॉर्मूला बन जाएगा माइनस का ई डॉट डीएल, लेकिन इनफाइनाइट से फाइनल पॉइंट तक। ये बात समझ में आई, सिंपल है, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, अब इसको थोड़ा सा और आगे मैं एक्सटेंड करता हूं ताकि जब हम फॉर्मूला यूज करें तो आपको दिक्कत ना आए। थोड़ा सा और समझते हैं बच्चों। अगर आप देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसा है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसा है और एक्सटर्नल जो आप मतलब डिस्प्लेसमेंट जो लेकर के आ रहे हैं, छोटे छोटे जो डीएल लेकर के आ रहे हैं, आप इस तरफ लेकर के आ रहे हैं, ये आपका ये जो ये डीएल है ये अपोजिट डायरेक्शन में है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और डीएल दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन के अंदर हैं। चलो ये भी बात ठीक है, तो मैं इसको ऐसा लिखूंगा माइनस का ई डीएल, और अपोजिट डायरेक्शन है तो कोस कितना 180 डिग्री, मतलब डीएल इस तरफ है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है, तो कोस 180 डिग्री। कोस 180 डिग्री की वैल्यू होती है -1, क्या होती है, -1 होती है। तो यहां पर मैं इसका -1 लगाऊंगा, ठीक है। चलो अब थोड़ा सा और आगे समझो। अगर हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड यहां से बन रहा है, इस तरफ से बन रहा है, मेन चार्ज इस तरफ है, ठीक है, और आप इस तरफ लेकर के आ रहे हैं, तो शुरुआत में मान लीजिए कि इसकी डिस्टेंस जो थी मेन सोर्स से 5 सेंटीमीटर है, फिर आप इसे थोड़ा सा इधर लेकर के आए तो आपकी अब जो डिस्टेंस हो गई है वो हो गई है 4 सेंटीमीटर, फिर थोड़ा सा और आप इधर लेकर के आएंगे तो 3 सेंटीमीटर हो जाएगी। लगातार ये जो आप लेकर के आ रहे हैं डिस्टेंस क्या होती जा रही है, डिक्रीज होती जा रही है। अब जैसे जैसे सोर्स चार्ज के पास में आ रहे हैं, जो इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा है, वैसे वैसे इस डिस्टेंस की वैल्यू क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। इस डीएल का वैल्यू क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। तो डिक्रीज इन डीएल भी तो देखेंगे, और अगर डिक्रीज इन डीएल है तो वो नेगेटिव देखा जाएगा, इंक्रीज इन डीएल होता तो वो पॉजिटिव होता, लेकिन अगर डिक्रीज इन डीएल है तो वो नेगेटिव होता। तो जब मैं वैल्यू पुट करूं तो मेरे को ये पता होना चाहिए कि cos 180 डिग्री -1, डीएल खुद नेगेटिव है जिसे मैं डीआर में कन्वर्ट कर दे रहा हूं ताकि हमें पता चले। तो हमने बोला -e और डीएल मेरा नेगेटिव डीआर है, बात समझ रहे हैं, ये लगातार कम होता जा रहा है तो नेगेटिव डीआर, और cos 180 डिग्री का माइनस,
ठीक है, तो ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। फाइनली आपका फॉर्मूला बनेगा माइनस का ईडीआर, जो मैं हर जगह यूज करूंगा, इनफाइनाइट से फाइनल, जो मैं हर जगह यूज करूंगा। तो ये बात ध्यान में रखिएगा, पोटेंशियल कैलकुलेट करने के लिए अब शुरुआत में माइनस का ई डॉट डी लिखे है ना। हम जब भी डेरिवेशन करेंगे तो हम लिखेंगे पोटेंशियल किसी भी पॉइंट पे, ए पॉइंट पे तो वी ए लिखूंगा, बी पॉइंट पे तो वी बी लिखूंगा, पी पॉइंट पे तो वी पी लिखूंगा। और हर बार हम यही करेंगे, इनफाइनाइट से जिस पॉइंट पे आप लेकर के आ रहे हैं वो माइनस ई डॉट डी एल, इनिशियल फॉर्मूला ई डॉट डी एल। फिर नेक्स्ट फॉर्मूला, जैसे ही हम सारा काम कर लें, नेक्स्ट फॉर्मूला, अभी बीच की रामायण करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, आप डायरेक्ट आओ यार, आप डायरेक्ट आओ। इट विल बी माइनस ईडीआर, इनफाइनाइट से फाइनल, डॉट वॉट सब सॉल्व हो चुका है, ये बीच वाली रामायण सॉल्व हो चुकी है, आप डायरेक्ट लिखे माइनस का ईडीआर। ठीक है, ये बात तो अब आपको सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू लिखनी है और काम करना चालू करना है, इसके अलावा और कुछ नहीं। तो ये बात ध्यान में रखना, पोटेंशियल कैलकुलेट करना हो तो ये वाला फार्मूला, पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करना हो तो ये वाला फार्मूला। ठीक है, कोई दिक्कत रहेगी नहीं है? चलो, तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीजें समझ में आ रही होंगी, इसमें कोई इशू नहीं होना चाहिए। ओके, चलो बच्चों, वेरी गुड। ओके, टा 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 टा। चैतन्य बस थोड़ा सा पढ़ा ले पापा, ये फॉर्मूला आपने उतार लिया होगा, है ना, आपने ये फॉर्मूला उतार लिया होगा। चलो, तो टॉपिक है हमारे पास में क्या बच्चों, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। जल्दी से आप खुद लिख लीजिए, जल्दी से आप खुद लिख लीजिए, ठीक है। चैतन्य रुको, देखिए ये हमारे पास में वो सोर्स चार्ज है जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा है, इसके थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ऐसा देखा जाएगा। हर तरफ होगा ना, पॉइंट चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा ही देखा जाएगा, हर जगह देखा जाएगा। ठीक है, इस सोर्स चार्ज की वैल्यू हमने क्यों ले ली। फिर इससे यहां पर कोई पॉइंट P है जहां पर हमें क्या कैलकुलेट करना है, पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। क्या कैलकुलेट करना है, पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। तो इस P पॉइंट पर अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड देखूंगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये होगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है। ठीक है, ये रिप्रेजेंट कीजिए, कहां दिक्कत आ रही। और आप जो डीएल की बात कर रहे हैं वो डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन के अंदर है। ठीक है, आपका जो डीएल है वो देखा जाए तो इस डायरेक्शन में, जैसे आप डीआर लिखेंगे बाद में। अगर मेरे को यहाँ पे पोटेंशियल कैलकुलेट करना है तो मैं ज्यादा रामायण ना देखते हुए मैं सिर्फ ये बोलूंगा कि हमारा जो टेस्ट चार्ज है क्यू नॉट वो इनफाइनाइट से यहां पर आ रहा है। ठीक है, ये टेस्ट चार्ज जो है वो इनफाइनाइट से यहां पर आ रहा है, और यही वर्क डन में हम देखेंगे। ठीक, तो हमने लिखा, हम डायरेक्ट काम करेंगे बच्चों, पोटेंशियल एट पॉइंट P है ना, बिंदु P पर विद्युत विभव क्या होगा भैया, वो विभव होगा आपके पास में V P पॉइंट के ऊपर इज इक्वल्स टू माइनस इनफाइनाइट से लेकर उस पॉइंट पर आइए, P पॉइंट पर आइए, E डॉट dl, यही बताया था मैंने, यही बताया। फिर आपको यह भी पता होना चाहिए कि वो P पॉइंट कितना डिस्टेंस के ऊपर है Q चार्ज से, हम लिख देते हैं R डिस्टेंस के ऊपर। तो जैसे ही मैं इसे कन्वर्ट करूंगा, P की लोकेशन हटाऊंगा, तो मैं लिखूंगा ये P पॉइंट जो है वो मेन सोर्स चार्ज से R डिस्टेंस पर था, इलेक्ट्रिक फील्ड E, और dl की जगह वो सब कुछ सॉल्व करने के बाद में हमने क्या लिख देना था, EDR। सब कुछ सॉल्व हो चुका है, अब हमारा EDR बनेगा। ठीक है, ये बात तो चलो देखो, अब आगे जब मैं E का वैल्यू देखता हूं तो आपको P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड पता होना चाहिए। क्या होता है बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, KQ डिवाइडेड बाय R², यही होता है। और यहां पर लिखा हमने क्या, DR। ठीक है, चलिए KQ कांस्टेंट है बच्चों, KQ अगर कांस्टेंट है तो इसे हमने बाहर रखा है ना, और इंटीग्रेशन सिर्फ और सिर्फ 1/R² DR का होगा, इनफाइनाइट से लेकर कहां तक, R तक। ठीक है,
चलिए, अगर आर स्क्वायर ऊपर की ओर जाता है तो इसकी पावर जो है वो नेगेटिव हो जाएगी। तो हम लिखेंगे वीपी इज इक्वल्स टू के क्यू डिवाइडेड, सॉरी अभी नहीं आएगा, यहां पर मैं आर को ऊपर की ओर लेकर के जा रहा हूं तो पावर नेगेटिव हो जाती है इनफाइनाइट से लेकर आर तक और डी आर। अब आपको इंटीग्रेशन पता होना चाहिए। इंटीग्रेशन क्या भाई, एक्स की पावर एन डी एक्स, ये क्या होता है बच्चों, एक्स की पावर एन प्लस वन डिवाइडेड बाय एन प्लस वन और प्लस सी आता है अगर डेफिनेट नहीं हो तो, लेकिन यहां पे तो लिमिट है तो प्लस सी नहीं आएगा। तो माइनस का के क्यू ऐसा का ऐसा, ठीक है। इंटीग्रेशन जब करिए तो ये हटा दीजिएगा, आर की पावर -2 + 1 फॉर्मूला लगा रहा हूं और यहां पर भी -2 + 1 आ जाएगा। कहां से लेकर कहां तक, इनफाइनाइट से लेकर आर तक। आर की पावर -1 और नीचे -1, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा बच्चों। देखिएगा सॉल्व करने पर हमारे पास में कुछ ऐसा आता है, माइनस माइनस क्या प्लस हो जाएगा, तो फिर ये कुछ ऐसा होगा के क्यू, और ये नीचे की ओर जाए, ये नीचे की ओर जाए तो 1/r, इनफाइनाइट से कहां तक बच्चों, आर तक, ठीक है। चलिए अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, मतलब एक बार आर रखेंगे और एक बार इनफाइनाइट रखेंगे, बीच में नेगेटिव साइन, तो इट विल बी के क्यू 1/r माइनस 1/इनफाइनाइट, और आप सभी को पता है 1/इनफाइनाइट कितना होता है, 0 होता है। तो ये पोटेंशियल हो जाएगा के क्यू डिवाइडेड बाय आर। किसी भी पॉइंट पर पोटेंशियल होता है के क्यू डिवाइडेड बाय आर, इस बात को हमेशा ध्यान में रखिएगा, हमेशा ध्यान में रखिएगा। इस फॉर्मूले से आपको क्या क्या पता चलना चाहिए, इस फॉर्मूले से आपको यह पता होना चाहिए कि जैसे जैसे चार्ज की वैल्यू बढ़ेगी, मेन चार्ज, मैं थोड़ा सा दिक्कत कर रहा हूं क्या, हाँ एक चीज मैंने जो गलत लिखी है, ये यहां पर मैं इसको स्मॉल क्यू ही बना देता हूं जो इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा है, तो फिर ये सब कुछ सही है। हाँ थोड़ा समझिएगा, जैसे जैसे सोर्स चार्ज की वैल्यू बढ़ेगी, मतलब इस क्यू की वैल्यू बढ़ेगी, ये सोर्स चार्ज है बच्चों, टेस्ट चार्ज नहीं, जैसे जैसे सोर्स चार्ज का वैल्यू बढ़ेगा ये पावरफुल होगा, 1 कूलम 2 कूलम 3 कूलम, जैसे जैसे आप क्यू का वैल्यू बढ़ाएंगे वैसे वैसे पोटेंशियल भी बढ़ेगा, ठीक है। जैसे जैसे डिस्टेंस आर इंक्रीज होता जाएगा, मतलब अगर आर यहां पर है तो कुछ पोटेंशियल, लेकिन अगर आर थोड़ा सा और बढ़ गया, मतलब इंक्रीज हो रहा है आर का वैल्यू, तो फिर पोटेंशियल कम होता जाएगा, ये बात ध्यान में रखिएगा, विद्युत प्रभाव कम होता जाएगा, ठीक है। तो आर के साथ में इनवर्सली प्रोपोर्शनल है और क्यू के साथ में प्रोपोर्शनल है, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है। दूसरा, ये एक स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज के लिए पोटेंशियल भी पॉजिटिव होगा, लेकिन अगर यही सोर्स चार्ज नेगेटिव होता तो पोटेंशियल भी नेगेटिव आता। इसका मतलब इफ, या फिर मैं लिख देता हूं फॉर माइनस क्यू चार्ज, अगर ये चार्ज माइनस क्यू होता तो पी पॉइंट पर जो पोटेंशियल होता वो होता के क्यू डिवाइडेड बाय आर, ठीक है। नेगेटिव चार्ज के कारण पोटेंशियल नेगेटिव होता है, पॉजिटिव चार्ज के कारण पोटेंशियल पॉजिटिव होता है, ठीक। एक चीज और थोड़ा सा समझ लेते हैं, अब जब डिस्कस कर ही रहे हैं तो अगर हम ग्राफ की बात करें तो आप सभी को एक चीज ये पता चलेगी कि इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए आप समझो, इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए आप लिखते थे E इज इक्वल्स टू के क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, और E वर्सेस अगर R का कर्व बनाया जाता था तो आप सभी को याद है ये कुछ इस तरीके का कर्व जाएगा। अगर मैं V के लिए भी यही काम करूं, पोटेंशियल के लिए भी यही काम करूं, V और R के मिड में कर्व बनाया जाए और V का फॉर्मूला है के क्यू डिवाइडेड बाय R, तो ये कर्व भी यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल का ही जाएगा, और दोनों कर्व सेम दिखाई दे रहा है, ये दोनों कर्व सेम है। अगर ये दोनों कर्व सेम है और दोनों एक जगह आ जाए तो आप कैसे पता लगा पाएंगे कि कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड का कर्व है और कौन सा पोटेंशियल का कर्व है? बहुत सिंपल है, बताता हूं, देखिएगा। अगर एग्जाम्पल से समझाता हूं, के क्यू दोनों में आ रहा है, दैट इज अ कांस्टेंट पार्ट। मान लीजिए के क्यू का वैल्यू 100 है, तो ये वाला फॉर्मूला, एग्जाम्पल ले रहे हैं भैया, ये है ना, ये सिर्फ एग्जाम्पल के लिए है, ये उतार लीजिएगा, फिर ये एग्जाम्पल है जो आप मत उतारिएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में लिख सकता हूं 100/r² और पोटेंशियल में लिख सकता हूं 100/r, ठीक है। थोड़ा कंपेयर करके चलना, इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड ले लेते हैं, इस तरफ पोटेंशियल ले लेते हैं। आर की वैल्यू अगर 1 है
आर की वैल्यू अगर 1 है तो हमने लिखा इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर 1 और पोटेंशियल फॉर 1, तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड भी 100 होगा और पोटेंशियल भी 100 होगा, 1 से डिवाइड लगा। अगर आर की वैल्यू 2 मीटर है, यहां पे भी 2 रखे और यहां पर भी 2 रखे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर 2 मीटर, 2 का स्क्वायर 4, 4 का डिवाइड लगाओगे तो 25, ठीक है। और पोटेंशियल फॉर 2 मीटर 50 होगा क्या, पता चल रहा है। मैं आर का वैल्यू 5 ले रहा हूं, 5 लूंगा तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, है ना। 25 और 100 में डिवाइड लगाओगे 25 का तो आएगा 4। तो इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर 5 मीटर इट विल बी 4 न्यूटन पर कूलम यूनिट चल रही है, अभी यूनिट को डिस्कस नहीं कर रहा। और पोटेंशियल फॉर 5 मीटर, 5 का डिवाइड लगाओ दैट विल बी 20। गौर कर रहे हो, इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत तेजी से कम हो रहा है, जबकि पोटेंशियल उतना तेजी से कम नहीं हो रहा, कम हो रहा है लेकिन उतना तेजी से कम नहीं हो रहा है। तो अगर इन दोनों का ग्राफ एक जगह आ जाए, है ना, इन दोनों का ग्राफ एक जगह आ जाए तो ये बात ध्यान में रखना, जिस कर्व का स्लोप ज्यादा हो, जो बहुत तेजी से नीचे की ओर गिरे, वही इलेक्ट्रिक फील्ड है। देखिए, तो अगर ये दोनों एक साथ आते हैं, इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल दोनों, इस तरफ डिस्टेंस, और अगर ये दोनों एक साथ आ रहे हैं, ठीक है, और ये फर्स्ट कर्व है और ये सेकंड कर्व है, तो ध्यान में रखिएगा सेकंड कर्व बहुत तेजी से गिर रहा है। अगर ये बहुत तेजी से, देखो बहुत तेजी से कम हो रहा है, इसके कंपैरिजन में ये बहुत तेजी से नीचे की ओर गिर रहा है, ठीक है। तो ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो ऑटोमेटिकली ये पोटेंशियल होगा, ठीक है। दिमाग में रहेगा, अरे दिमाग में रहेगा नहीं रहेगा, एक बार के लिए इसे उतार लीजिए, सभी इसे एक बार के लिए उतार लीजिए और मैं देख लेता हूं कि ये क्लियर तो दिखाई दे रहा है। ओके, एवरीथिंग इज क्लियर ना, गुड, ग्रेट। चलिए अब थोड़ा सा आगे की ओर चलते हैं। अगर फॉर्मूले की बात कर लेते हैं, अगर यहां पर चार्ज और पी पॉइंट के मिड में मीडियम आ जाए, वैक्यूम की जगह मीडियम आ जाए, तो फिर क्या होगा, तो फिर क्या होगा बच्चों बताओ। तो फिर हम ये देखेंगे कि पोटेंशियल वैक्यूम के अंदर के की जगह 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डिवाइडेड बाय आर, और मीडियम में वही पोटेंशियल होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और इसी के साथ में एप्सिलॉन आर और क्यू डिवाइडेड बाय आर ऐसे, ठीक है। एप्सिलॉन आर का डिवाइड लग जाएगा, उस मीडियम का जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है ना, उसका डिवाइड लग जाएगा। इसका मतलब मीडियम अगर आ जाता है तो पोटेंशियल डिक्रीज होता है बच्चों, इस चीज को हमें ध्यान में रखना होगा, ठीक है। सिंपल सा पार्ट है, इतना टिपिकल नहीं है बच्चों। ये डन हुआ, उम्मीद करता हूं ये सारी चीजें आपने उतार ली होगी या स्क्रीनशॉट पहले ही ले लिया होगा। चलिए पहला न्यूमेरिकल जो आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई देगा, सिंपल सा न्यूमेरिकल है। देखो क्या बोल रहा है बच्चों, व्हाट मस्ट बी द मैग्नीट्यूड ऑफ एन आइसोलेटेड पॉजिटिव पॉइंट चार्ज, आपको एक पॉइंट चार्ज की वैल्यू बतानी है, फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द चार्ज टू बी 100 वोल्ट। वो बोल रहा है कि आपके पास में एक चार्ज है जिसकी वैल्यू आपको नहीं पता, जो आपको कैलकुलेट करना, और इस चार्ज के कारण 10 सेंटीमीटर पर पोटेंशियल जो है वो 100 वोल्ट है। इतना दिया हुआ है, इतना इनफ है। क्या होगा भाई, हमने बोला V इज इक्वल्स टू के क्यू डिवाइडेड बाय आर, हमें Q कैलकुलेट करना है तो Q विल बी क्या हो जाएगा, वी आर डिवाइडेड बाय के। V का वैल्यू 100, R 10 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर 10 की पावर -2 डिवाइडेड बाय K इज 9 इंटू 10 टू द पावर 9, ठीक है। ये 10 की पावर -2 और ये तो कैंसिल हो जाएगा। सॉल्व कीजिए 10 की पावर 8, 1/9 और 10 की पावर 8 नीचे आ रहा है, सॉल्व करोगे तो जो भी आएगा यूनिट कुलाम लगा दीजिएगा। क्या लगाएंगे, कुलाम यूनिट लगा देंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये बढ़िया क्वेश्चन है, अच्छे से पढ़िए, अच्छे से पढ़िए इस क्वेश्चन को। क्या बोल रहा है, गोल्ड न्यूक्लियस है ना, और इसकी सरफेस पर पोटेंशियल कैलकुलेट करना है, यही है। और आर आपको दिया हुआ है, चार्ज नहीं दे रखा लेकिन जेड का वैल्यू दिया हुआ है,
तो थोड़ा सा अगर मैं समझता हूँ किसी भी न्यूक्लियस को या किसी भी एटम को, जैसे आप लिखते हैं ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को आप कुछ ऐसा लिखते हैं कि ये इसका एटॉमिक नंबर है क्या? एटॉमिक नंबर क्या रिप्रेजेंट करता है? एटॉमिक नंबर रिप्रेजेंट करता है कि उसके न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन्स हैं, है ना, उसके न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन्स से कितना पॉजिटिव चार्ज है। तो ऑक्सीजन के लिए प्रोटॉन्स 8 हैं, Z की वैल्यू 8 है, इसका मतलब 8 प्रोटॉन है। तो ऑक्सीजन के न्यूक्लियस का चार्ज कितना होगा? तो हमने बोला 8 और चार्ज ऑफ प्रोटॉन, चार्ज ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन तो इक्वल होता है, ठीक है। तो हमें अगर किसी भी न्यूक्लियस का चार्ज देखना है तो हम बोलते हैं आप एटॉमिक नंबर को इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको न्यूक्लियस का चार्ज मिल जाएगा। यहाँ पर जब हमें गोल्ड की बात करनी है तो हम मान करके चल रहे हैं कि सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज सेंट्रलाइज है, उस न्यूक्लियस में भी एक पॉइंटेड जगह पर है। एक तो न्यूक्लियस खुद पॉइंटेड है, उसमें भी एक पॉइंटेड जगह पर है, ठीक है। और वो चार्ज जो है, दैट चार्ज इज इक्वल्स टू Z इंटू ई, एटॉमिक नंबर 79, और इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹। क्यों? पता चलिए, पता चला। और ये जो डिस्टेंस है सरफेस की, दैट डिस्टेंस इज 6.6 इंटू 10⁻⁻15 मीटर, ऐसा क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो ये आपको R दिया हुआ है, Q आपके पास में है, R आपके पास में, बताओ पोटेंशियल कैलकुलेट होगा नहीं होगा? हो जाएगा, क्लियर है, सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपकी बुक का एग्जाम्पल है, ये आपकी बुक का एग्जाम्पल है बच्चों, और बढ़िया क्वेश्चन है, आने लायक क्वेश्चन। क्या बोल रहा है? कैलकुलेट द पोटेंशियल एट अ पॉइंट P ड्यू टू द चार्ज दिस वन लोकेटेड 9 सेंटीमीटर अवे। मतलब R का वैल्यू 9 सेंटीमीटर, यही दिया हुआ। चार्ज का वैल्यू कितना? 4 इंटू 10⁻⁻⁷, यही है। तो पोटेंशियल पूछा है इस पॉइंट के ऊपर, हमने बोला KQ डिवाइडेड बाय R, सारी वैल्यू दी हुई है, वैल्यू पुट करो, K का वैल्यू 9 इंटू 10⁻⁹ रखो, ठीक है, जो भी है वोल्ट लगा दीजिएगा। डन हुआ? ओके, अब क्या बोल रहा है? Hence obtain the work done in bringing a charge of this much 2 into 10⁻⁹ कूलम का चार्ज लेकर के आना है from infinite to that point P। मतलब आपके पास में Q चार्ज यहाँ था, आपको 9 सेंटीमीटर पर पोटेंशियल कैलकुलेट करने को बोला। अब बोल रहा है कि 2 इंटू 10⁻⁹ कूलम के चार्ज को इनफाइनाइट से उठा करके इस पॉइंट पर लेकर के आओ। तो कितना वर्क करना पड़ेगा? वर्क W is equals to QV, और इवन आई से Q0V। व्हाट इज Q0? दिस चार्ज, ये Q0 का वैल्यू, ठीक है। तो Q0 ये वाला वैल्यू रख दीजिएगा, और V जो आप यहां से सॉल्व करेंगे वो वाला वैल्यू रख दीजिएगा, और जो भी आंसर आए उसके आगे साथ में क्या लगा दीजिएगा? जूल, ठीक है। ये बात तो पता चला, कैलकुलेशन आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ। Q0 क्या है? जिस चार्ज को आप उठा करके लेकर के आ रहे हो, दैट इज Q0। V जो आपने शुरुआत में कैलकुलेट कर लिया था। इसमें एक और बात है, does the answer depends on the path along which the charge is brought। हाँ भाई, इस चार्ज को चाहे ऐसे लेके आओ, चाहे ऐसे लेकर के आओ, चाहे ऐसे लेकर के आओ, बताओ भाई क्या वर्क चेंज होगा? नहीं होगा। हम डिस्कस कर चुके हैं, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होता है? कंजर्वेटिव फील्ड है, इसलिए ये डिपेंड नहीं करेगा इस पाथ के ऊपर, ठीक है। ओके, अब हमारे पास में एक चार्ज CBSE में आया हुआ, एक चार्ज नहीं, एक क्वेश्चन CBSE लास्ट ईयर 2024-25 में आया हुआ क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखो, इस क्वेश्चन को थोड़ा अच्छे से पढ़िए। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? द इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ रीजन इज गिवन बाय, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है, दैट इज 10x + 4i कैप। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड x डायरेक्शन में है, ना y में है ना z में, सिर्फ x में। वेयर x इज इन मीटर, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन न्यूटन पर कूलम। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वर्क डन। अब यहाँ पे देखो सवाल बहुत प्यारा है ये। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन टेकिंग अ यूनिट चार्ज फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट। अब अमाउंट ऑफ वर्क डन in taking a unit charge from this point to this point, यूनिट चार्ज को
एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक इलेक्ट्रिक फील्ड में लाने के लिए जो हम वर्क करते हैं दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस बच्चों। वो क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस होता है, इस बात को ध्यान में रखें। ठीक है, तो जब मैं इस क्वेश्चन में पोटेंशियल डिफरेंस पूछा है एक्चुअली में, ये क्वेश्चन बहुत प्यारा है, जहाँ इनिशियल पॉइंट का जो मैं लिख देता हूँ आर आई इनिशियल कोऑर्डिनेट सिस्टम में दिया हुआ था, तो ये 5,0 है, तो मैं लिखूंगा 5 आई कैप और 0 है तो लिखने की जरूरत नहीं। और आर फाइनल का अगर मैं लोकेशन लिखूं तो इट विल बी 10 आई कैप, कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो इनिशियल और फाइनल का आपको लोकेशन दिया हुआ है। फॉर्मूला आपके पास में पोटेंशियल डिफरेंस का है क्या भाई? वी आई एफ इज इक्वल्स टू माइनस इनिशियल से लेकर फाइनल तक का और ई डॉट डी एल। बताओ कोई दिक्कत है क्या? नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। और आपका डी एल भी देखोगे तो एक्स डायरेक्शन का ही है, तो यहाँ पर जब मैं डी एल को कन्वर्ट करूँगा तो मैं बोलूँगा डी एक्स आई कैप, और मैं यहाँ पे प्लस का ही लिखूँगा। क्यों? क्योंकि जब मैं ये देख रहा हूँ तो इट इज़ इंक्रीजिंग, 5 से 10 हो रहा है, तो ये प्लस का ही आएगा, माइनस का डी एक्स नहीं आएगा बच्चों। ठीक है, ये बात समझ में आई? आप इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जा रहे हैं तो कॉस 0 ही आएगा। अरे इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स डायरेक्शन में था और आप 5 से 10 भी एक्स डायरेक्शन में ही जा रहे हो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन और डीएल का डायरेक्शन सेम है यार। अगर सेम है तो कॉस 0 और डीएल इंक्रीज हो रहा है तो फिर ये डीएक्स भी प्लस का ही आएगा, है ना? यही तो बता रहा था मैं। चलिए, तो फिर हम इसे लिखेंगे, इनिशियल का 5 था और फाइनल का 10 था। ई का वैल्यू 10x + 4 कर देता हूँ, डीएल की जगह dx लिख देता हूँ। बताओ कोई दिक्कत है क्या? आई कैप डॉट आई कैप 1 हो जाएगा। ठीक है, इसका भी आई कैप था, इसका भी आई कैप था, आई कैप डॉट आई कैप 1 हो जाएगा। तो ये रहेगा माइनस ऐसा का ऐसा 5 से लेकर 10 तक इंटीग्रेशन कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 10x dx + 4x dx, कुछ ऐसा है ना। चलो माइनस को बाहर आने दो। अब देखो यहाँ पर 10x dx ये हो जाएगा x²/2। ये तो क्लियर है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है ना। और क्योंकि यहाँ पे पावर 1 है और 1 + 1 2 और /2 प्लस 4 dx था तो ये 4x हो जाएगा। कहाँ से लेकर कहाँ तक? कुछ ऐसा। डन, ऑल राइट। ये माइनस ऐसा का ऐसा, यहाँ पर आप देखेंगे तो ये हो जाएगा 5x² + 4x, 5 से लेकर 10 तक, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, माइनस ऐसा का ऐसा, अपर लिमिट x की जगह 5 रखी है तो सॉरी x की जगह 10 रखी है, तो 5 10 × 10 100 हो जाएगा, प्लस 4 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो 40 हो जाएगा, माइनस लोअर लिमिट। अब यहाँ पर माइनस का सॉरी 5 रखिएगा, तो 5 × 5 25, 25 × 5 125 प्लस 20, पता चला ना, 4 × 5 हो जाएगा, ये हो जाएगा 145, और ये 540 540 540 माइनस 145, सॉल्व करो यार, कितना आएगा? 395, माइनस का 395 जूल वर्क होगा। और ये बहुत क्लियर भी है कि नेगेटिव क्यों आ रहा है। रीज़न बताओ। आप इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में काम कर रहे हैं, फील्ड खुद काम कर रहा है। अगर फील्ड खुद काम करता है तो वो वर्क हमेशा नेगेटिव ही आता है, अगर फील्ड खुद वर्क कर रहा है तो। ठीक है, तो ये पता चला पोटेंशियल डिफरेंस। क्लियर हुआ? अरे देवताओं, क्लियर हुआ नहीं हुआ? हो गया होगा। ठीक है, चलो आगे काम करते हैं। ये डन। नेक्स्ट देखो, वो नेक्स्ट इसका सेकंड पार्ट देखो, वो लेकर के आ रहा है 5,0 से 5,10 पर। ठीक है, ये तो क्लियर हुआ ना, उतारो इसको। अब देखो, मैं इसको ज़्यादा नहीं करूँगा, इतना ही रहने दो। देखो, अब थोड़ा सा आपको यहाँ पे रामायण समझाता हूँ मैं, समझना। नेक्स्ट वाले में आपका आर इनिशियल है, वो है 5i कैप + 0j कैप, तो वो लिखने की जरूरत नहीं है। आर फाइनल अगर आप देखोगे दैट विल बी 5i कैप + 10j कैप, यही है ना। 5,0 से 5,10 तक लेकर के आना है। ठीक है, तो यही आ रहा है।
अगर मैं देखता हूं तो मेरा dl जो है वो x में भी है और y में भी है, तो मैं लिखूंगा मेरा dl वेक्टर जो है दैट विल बी dx i कैप प्लस dy j कैप। बताओ इसमें कोई दिक्कत है क्या? E डॉट dl को सॉल्व करता है तो हमने लिखा E डॉट dl माइनस लगा करके, यही होगा। dl की जगह वैल्यू पुट करो और E की जगह वैल्यू पुट करो, तो हमारा है tan x प्लस 4i कैप डॉट dl dx i कैप प्लस dy j कैप, यही है। गौर कीजिएगा i डॉट i तो 1 हो जाएगा, लेकिन i डॉट j 0 होता है 90 cos 90, i और j में 90 डिग्री है तो cos 90 आएगा, cos 90 0 हो जाएगा, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो 0 है, तो ये मल्टीप्लाई तो सिर्फ इसी से ही होगा, और अगर इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये tan x प्लस 4 dx ही होगा, क्या होगा? और अगर dx है तो फिर लिमिट भी x की चलेगी, लिमिट भी x की चलेगी। लिमिट x की देखो, x 5 से 5 ही है भाई, पता चला। अगर ये 5 से 5 ही है तो फिर कितना आएगा? उसी पॉइंट की बात कर रहे हो यार, डिफरेंस कहां से आएगा? ठीक है, तो डिफरेंस कितना? 0 करके देख लीजिएगा यार, यहां पे भी 5 है, यहां पर भी 5 ही आएगा, ठीक है ना? यहाँ पर दोनों तरफ 5 आएगा, 5 आएगा, तो फिर आपको पता चलेगा कि वैल्यू पुट करते ही 0 हो जाएगा सब कुछ, ठीक है। और ये आगे भी आपको पता चलेगा, ये जो कोऑर्डिनेट है ना, ये इक्विपोटेंशियल सरफेस का है, जो आगे एक टॉपिक आएगा इक्विपोटेंशियल सरफेस, मैं वहाँ कोऑर्डिनेट बना करके आपको बताऊंगा। इस क्वेश्चन को वापस हम डिस्कस करेंगे डायग्राम के थ्रू कि ये एग्जैक्टली 0 ही आना चाहिए था वर्क डन, ठीक है। तो ये थोड़ा सा दिमाग में रहेगा, पता चला। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें हम सिंपल कॉन्सेप्ट के ऊपर चले जो NCERT में थे, सिंपल कॉन्सेप्ट के थ्रू चले, ठीक है। अगर वो कॉन्सेप्ट हमारे क्लियर है ना बच्चों, हमारा काम आसानी से हो जाएगा, ठीक है। अगर ऐसा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, अगर आपको समझ में आ रहा है इसे शेयर भी कीजिए जितना हो सके, क्योंकि जितने बच्चों तक पहुंच पाएंगे उतना ही हमारे लिए बेनिफिशियल होगा, हमारे लिए मतलब बच्चों की हेल्प हो जाएगी और कुछ नहीं, ठीक है। हैव अ गुड डे, टेक केयर।